हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चलती होगी। आप लोगों की एग्जाम आने वाले हैं, मेहनत करते रहो। आज हम आपके लिए कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र लेके आए हैं। इंपॉर्टेंट है, ये एक ही डेरिवेशन है इसमें, ठीक है, ज्यादा लॉन्ग नहीं है, बस सिंपल रहेगा। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जिन चीजों की आवश्यकता हुई वही चीज लेके चलेंगे, ज्यादा चीजें लेके नहीं चलना है हमको, ठीक है। बस आप कॉपी पेन लेके बैठिए, ये स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं आपको एक ही बार में, जस्ट ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, थोड़े से मैं ही आपको बहुत अच्छे समझा दूंगा। मैं बस जो आपने बेसिकली पढ़ रखा है ना प्रिज्म के बारे में, हाई स्कूल में आपने सूत्र पढ़ा होगा, साइन डेल्टा एम प्लस ए अपॉन टू अपॉन पूरे के साइन ए बाई टू एन बराबर जो पढ़ रखा है, रटाया होगा, बहुत अच्छे से रटाया होगा। वो लेके कैसे आना है वो आप अभी देखोगे। ये हमने एक प्रिज्म लिया है, क्या लिया है भाई, एक प्रिज्म है ये, ठीक है, एक प्रिज्म ले रखा है। तो प्रिज्म पर एक बिंदु पर एक ये जो आपतित किरण हो रही है, हम इन्हें इस प्रिज्म पर एक किरण डालिए। कौन सी डालिए, आपतित किरण डालिए। जब आपतित किरण किससे जा रही है, विरल माध्यम से किस में जा रही है, सघन माध्यम में, तो अपने मार्ग से क्या होगी, ये भटक जाएगी, विचलित हो जाएगी, कहे तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब इस पे एक अभिलंब चाहिए, तो इस बिंदु पर, कौन सी बिंदु पर, इस बिंदु पर जिस पे आपतित किरण हो रही है, आपतन बिंदु होता है, इस पर एक अभिलंब चाहिए। तो मैंने एक अभिलंब खींच लिया। जो अभिलंब खींचा है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये ऐसे जाना चाहिए थी, लेकिन नहीं, ये झुक गई है, झुक गई है। अब ये सीधा चली गई। अब यहां से सीधे जाने के बाद अब फिर सघन से किस में जा रही है, विरल माध्यम में जा रही है। अब क्या होगी, अब जब सघन माध्यम से विरल में जाती है तब अपने मार्ग से भटकती है, लेकिन अब इस बार क्या होता है, जो अभिलंब है अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इस पे अब हमें क्या चाहिए, एक अभिलंब चाहिए। तो एक अभिलंब खींच लिया आप, ये रहा आपको अभिलंब खींच लिया, ये रहा, ठीक है, अभिलंब खींच लिया। तो अभिलंब ये रहा, इस किरण को जाना चाहिए था ऐसे सीधे, सीधे जाना चाहिए, लेकिन सीधे नहीं गई, अभिलंब से दूर हट गई, दूर हट गई है, ठीक, दूर हट गई है। तो निर्गत किरण हो गई, आपतित किरण हो गई आपकी। अब जो खींचा गया अभिलंब, आपतित किरण और खींचा गया अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है उसे हम आपतन कोण आई कहते हैं। तो यहां पर दो बार हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, दो बार भैया, दो बार हो रहा है, यहां पर विचलन हो रहा है, ठीक, दो बार विचलन कोण बनेगा यहां पर, और दो बार अपवर्तन हो रहा है। तो I1 I2 दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे, दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो मैंने इसको I ले लिया, वो I1 ले लिया, इसको I2 ले लिया। विचलन कोण, विचलन कोण जो आपका होगा, इसको देखो सीधे जाने चाहिए था, लेकिन ये इधर को चलेगी। जो जितना ये बनना है ये विचलन कोण होगा, जो मैंने दिखाया है I1 माइनस R1, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना होगा, पूरा एंगल ये I1, तो ये भी कितना होगा, I1 होगा। तो ये विचलन कोण बनना है, लेकिन विचलन कोण मैंने जो टोटल लिया ये देखो सीधे जाना चाहिए था, और इसको पीछे की ओर, जहां पर ये क्रॉस कर रही है किरणें, ये क्या हो जाएगा आपका, विचलन कोण हो जाएगा। तो विचलन कोण किससे दिखाया, डेल्टा से दिखाया, लेकिन इस वाली आपतित किरण के लिए विचलन कोण आपका ये होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला होगा। लेकिन ये वाला कोण I1, टोटल ये I1, तो ये भी I1, तो I1 में से कितना बन चुका है, R1 बन चुका है, तो I1 माइनस R1 हो जाएगा। ये ऐसे ही हो जाएगा I2 माइनस R2, ठीक है। तो यहां पर लेंगे चित्र अनुसार लेके चलेंगे हम डेरिवेशन को, ध्यान से देखो, यानी कि चित्र अनुसार लेके चलेंगे, चित्र अनुसार, चित्र अनुसार। अब चित्र अनुसार क्या लेंगे, देखो जो हमें निकालना है, क्या निकालना है, विचलन कोण निकालना है। तो विचलन कोण क्या है, डेल्टा है। तो ये देखा जाए एक त्रिभुज बनना है, ये देखो ये और ये n, ये डेल्टा पे, और ये O से फिर वापस आओ, ये देखो ये पूरा क्या बनना है, त्रिभुज बनना है। तो ये त्रिभुज में बहिष्कोण है, कौन सा कोण है, बहिष्कोण, बाहर वाला कोण है, और बाहर वाला कोण त्रिभुज के दोनों अंतःकोणों के योग के कैसा होता है, बराबर होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे डेल्टा इजगल टू कितना हो जाएगा, I1 माइनस R1, I1 माइनस R1 प्लस कितना हो जाएगा, I2 माइनस R2, ठीक है भाई। यानी कि दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है बहिष्कोण। तो बहिष्कोण क्या है, डेल्टा है, डेल्टा बराबर दोनों अंतःकोणों के योग कर लिया I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, डेल्टा इजगल टू I1 I2 को साथ साथ लिखेंगे यहां पर, I1 प्लस I2, ठीक है। अब ये क्या बचा आपके पास, देखो ये साथ, ये प्लस का था भाई, तो साथ में लिख लिया, देखो प्लस है बीच में, मल्टीप्लाई का निशान नहीं है, कभी मल्टीप्लाई का, यानी कि प्लस का है तो लगा लिया हमने I1 प्लस I2। अब देखो क्या करेंगे, माइनस का R1 बचा है, माइनस का R2 बचा है, माइनस बाहर ले लिया मैंने, ब्रैकेट में क्या, दोनों प्लस के हो जाएंगे, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, ठीक है भाई। समीकरण नंबर 1 नाम दे दो, क्या नाम दे दो, 1 नाम दे दो आप यहां पे। अब आपको R1 R2 I1 I2 की वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहां पर सबसे पहले देखो R1 ये रहा, R2 ये रहा, ठीक है, मिट गया है, थोड़ा सही करता हूं मैं इसको।
R2 है, ये कितना है R2 है, ठीक है। अब यहां पे आप कह सकते हो त्रिभुज NOP, NOP, क्योंकि R1 R2 और आप ये जो है त्रिभुज बनना है, और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों कितना होता है 180 होता है, तो तीनों त्रिभुज का अंतःकोणों के 180 लिख लेंगे। त्रिभुज किसमें NOP में, यहां लिखोगे त्रिभुज NOP से, ठीक है भाई, NOP से लिख लो। एंगल कितना R1 प्लस R2 प्लस P इजकल टू कितना 180। समीकरण नंबर 2 नाम दे दो, क्या दे दो, 2 नाम दे दो, ठीक है। अब आप देखोगे R1 R2 मुझे चाहिए, तो R1 R2 कैसे मिलेंगे, R1 टू R इसलिए मिलेंगे भैया ये P की वैल्यू आपको मिल जाए। और P की वैल्यू कैसे मिलेगी, आप यहां देखो चतुर्भुज A, ऐसे आओ, A से आओ N तक, N से आओ P तक, देखो ये भुजा हो गई, एक भुजा ये हो गई P तक, P से गए फिर O पे, O से गए A पे, तो ये चतुर्भुज बनना है। तो चतुर्भुज ANPO, ANPO यहां पे लिख लो, चतुर्भुज ANPO से, ठीक है। अब इसमें आप ये देखो जो N है, N पे मैंने एक अभिलंब खींचा है, तो भैया 90 डिग्री का होता है अभिलंब, तो ये 90 डिग्री का है, ये तो एंगल कितने का है 90 डिग्री का है, ठीक है। और ये वाला पूरा एंगल कितना है 90 डिग्री है, क्योंकि ये भी अभिलंब खींचा ये वाला, तो अभिलंब के बीच और ये वाला एंगल जो है कितना होगा 90 होगा, और ये भी कितना होगा 90 होगा। तो चतुर्भुज में ये दोनों कितने के हो गए 90 90 180 के हो गए भाई, कितने के हो गए 180 के, तो बन चुके हैं। एंगल क्या बचा है P बचा है, और एंगल क्या बचा है A बचा है। और चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है 360 होता है, कितना होता है 360 होता है भाई साहब, 360 होता है। तो 360 में से 90 90 तो ये बन गए, 90 90 कितना होता है 180 होता है, और 360 में से 180 बन चुका, कितना बचा 180 बचा भाई, यानी कि 90 90 बन चुके, 180 बन चुका, 360 में से 180 बन चुका है, तो कितना बचा 180 बचा है। तो यहां पर एंगल A और एंगल P का जो मान होगा दोनों को प्लस करेंगे तो किसके बराबर होगा 180 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये तो 90 बन चुके, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों योग कितना होता है 360 होता है, 360 में से 180 बन चुका है, दोनों का योग कितना बचेगा 180 बचेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे A प्लस P बराबर कितना है 180। समीकरण नंबर 3 मान लो इसको, यह मान समीकरण नंबर 2 में रख दो, किसमें 2 में रखने पर 2 उतारो क्या है R1 प्लस R2 प्लस P इजगल टू कितना 180 है, कितना है 180 है। तो भैया 180 बराबर A प्लस P भी तो है, तो 180 की जगह क्या रखूंगा A प्लस P, तो यहां आएगा A प्लस P, ये P से P कैंसिल हो गया, आपका आया R1 प्लस R2 बराबर कितना आया A आया। अब इसको नाम दे दो, आप नाम दे दो समीकरण नंबर 4, नहीं ये ऐसा करो, ये ऐसा करो, इसमें लिखो यह मान समीकरण नंबर 1 में रख दो भाई। 1 उतारोगे आप, 1 कहां पर है सबसे ऊपर है आपके पास, सबसे ऊपर उतार लो, डेल्टा इजगल टू I1 प्लस I2 क्या है माइनस, तो माइनस भैया R1 प्लस R2 प्लस R2 बराबर कितना है A, तो यहां क्या हो जाएगा A। ये क्या लिखोगे, ये लिखोगे समीकरण नंबर कितनी हो गई 3, इसको ले लो 4, समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 4 बन चुकी है आपके पास, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, इसको मिटा के दोबारा लिख रहा हूं मैं। समीकरण नंबर 4 बन चुकी है आपकी। अब यहां से विचलन की स्थिति निकालोगे आप, किसकी स्थिति, विचलन की स्थिति, प्रिज्म के विचलन की स्थिति, अल्पतम विचलन का मतलब है कि प्रिज्म आपका बहुत पतला है, जब पतला है तो अल्पतम विचलन कोण भी कम होगा, तो डेल्टा विचलन कोण क्या बनना है, डेल्टा बनना है। तो विचलन की स्थिति यानी अल्पतम विचलन की स्थिति में डेल्टा को डेल्टा M लिखेंगे, I1 I2 को क्या लिखेंगे I लिखेंगे, R1 R2 को क्या लिखेंगे R लिखेंगे। तो यहां पर लिखोगे आप, लिखो क्या लिखेंगे, यानी कि अल्पतम लिख लो, अल्पतम विचलन की स्थिति में जो आपका डेल्टा है वो डेल्टा M हो जाएगा, जो आपका I1 है वो कि दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, I1 और I2 ये दोनों किसके बराबर होंगे, I के बराबर होंगे, और जो आपका R1 और जो R2 है वो भी दोनों किसके बराबर होंगे, R के बराबर होंगे, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे R की वैल्यू निकाल लो पहले, तो आप
R1 R2 की वैल्यू लगा के यहाँ पर A की वैल्यू मिल जाएगी आपको, R की वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ से पहले आप क्या करो, I1 I2 निकालो पहले। यहाँ पे देखो समीकरण नंबर 4 से, समीकरण नंबर 4 से देखोगे, समीकरण 4 से समीकरण नंबर 4 उठाओ, क्या लिखा हुआ है, डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I की वैल्यू लगा दो यहाँ पे आप। I1 I2 क्या है, I1 I2 क्या है आपके पास I है, तो यहाँ I प्लस I माइनस कितना है A है, तो A डाल लिया। डेल्टा इज इक्वल टू, और यहाँ पर लिखोगे डेल्टा M लिखोगे, क्यों, क्योंकि अल्पतम विचलन की स्थिति में डेल्टा को डेल्टा M लिखेंगे, तो डेल्टा M लिख लिया है। तो I कितना हो गया आपके पास, 2I हो गया, कितना हो गया 2I हो गया, माइनस का A हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से I की वैल्यू निकालोगे आप, I की वैल्यू निकाल लो तो हो जाएगा आपके पास 2I बराबर, यानी कि A को इधर लेकर आओ तो डेल्टा M, A को इधर लेकर आओ तो प्लस का हो जाएगा A, और यहाँ से I इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा M प्लस का A अपॉन कितना हो जाएगा 2। ये I की वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब R की वैल्यू निकाल लो, R की वैल्यू इस स्थिति में निकालो, R1 प्लस R2 बराबर A है ना आपके पास, तो R1 प्लस R2 बराबर कितना है, A है आपके पास, तो R1 की वैल्यू भी R है और R2 की वैल्यू भी R है, बराबर कितना है A है। R और R 2R हो गए आपके पास, और बराबर कितना A, R की वैल्यू कितनी आ गई, A अपॉन 2 आ गई। ठीक है, मैंने ये क्यों करा भाई, I की वैल्यू और R की वैल्यू इसलिए लगाई क्योंकि आपको जो है अपवर्तनांक के लिए सूत्र निकालना है, और अपवर्तनांक के लिए आते हैं स्नेल भैया, और स्नेल भैया का जो सूत्र आपको पता ही होगा बहुत अच्छे से। फिर मिटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। I और R की वैल्यू रहने देंगे सिर्फ, देखो यहां से देखो, स्नेल के नियम से, किसके नियम से, स्नेल के नियम से। तो स्नेल के नियम से आप देखो, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या होता है आपके पास, होता है साइन, किसके बराबर होता है, साइन I अपॉन कितना, साइन R, किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा। तो यहां पे देखोगे साइन I की जो वैल्यू है वो कितने है, डेल्टा M प्लस A, साइन डेल्टा M प्लस A अपॉन कितना 2, और इसके भी अपॉन कितना, साइन R की वैल्यू कितनी है, A अपॉन 2, ये किसके बराबर आया, n के बराबर। लो भैया, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र आ गया, साइन डेल्टा M प्लस A अपॉन 2 और साइन A अपॉन 2 इक्वल टू n हो गया। ठीक है, अब आता है अल्पतम विचलन का जो हमारा जो एंगल है प्रिज्म का, वो किससे कम होना चाहिए, एनसीईआरटी में तो अभी 10 डिग्री से कम होना चाहिए और 5 डिग्री से भी कम होना चाहिए, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर निकालेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे, बहुत कम है, तो साइन I और साइन को हम छोड़ देंगे, यहाँ पे अपवर्तनांक के लिए निकालेंगे। तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए यहीं तक सही है। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ये एक ही डेरिवेशन इतना लॉन्ग है, वरना और कुछ भी नहीं है। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से करते रहिए, और शेयर भी करो। अगर थोड़ा सा भी सीखे हो ना हमसे, थोड़ा सा भी सीखे हो, लगा है आपको हाँ हम कुछ सीखे हैं इस वीडियो में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो भैया। पहली बार हमने चैनल बनाया है, और छोटे यूट्यूबर को कौन सपोर्ट करता है, अगर आप ऐसे सपोर्ट करोगे, हम मेहनत करेंगे। पहली बार है वीडियो बना रहे हैं, थोड़ी हिचकिचाहट प्रॉब्लम होती है, कई बार एडिटिंग करना पड़ती है। तो फिजिक्स हम पढ़ा रहे हैं, और केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है हमारे अब्बास सर हैं, अब्बास क्लासेस नाम से चैनल है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करा रहे हैं ये 2022 एग्जाम के लिए। आप उनकी वीडियो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है। धन्यवाद।